प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। टीम अन्ना ने सरकार के खिलाफ फिर मोर्चा खोल दिया है। टीम के सदस्य दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय कैबिनेट के 14 मंत्रियों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच शुरू की जाए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या टीम अन्ना की ये मांग जायज है? इतना ही नहीं, क्या ये मांग व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल है? इधर प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो उधर टीम अन्ना ने उन पर हमला बोल दिया। अरविंद केजरीवाल बोले, प्रणब को राष्ट्रपति बनाकर उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। इन लोगों को लगता है कि प्रणब मुखर्जी साहब बेईमान है। जांच होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जांच अब हो ही नहीं सकती है। देश का दुर्भाग्य, अब जांच हो ही नहीं सकती। वो राष्ट्रपति बन गए। दिल्ली के जंतर मंतर पर टीम अन्ना के सदस्य अनशन पर बैठे हुए हैं। मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री समेत कैबिनेट के 14 मंत्रियों के खिलाफ जांच शुरू की जाए। हालांकि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का चेहरा अब ढक दिया गया है। अन्ना हजारे फिलहाल टीम अन्ना के साथ अनशन पर नहीं बैठे हैं। वो बाद में अपने सहयोगियों के साथ भूख हड़ताल पर बैठेंगे, लोकपाल की अपनी मांग को लेकर। लेकिन टीम अन्ना के इस आंदोलन से घूम फिरकर वही सवाल सामने आ जाता है जो पिछले साल भी था। वो ये कि जब सरकार लोकपाल पर काम कर रही है तो ऐसी भी क्या जल्दी। फिर बात ये जाहिर होती है कि एक हिसाब से टीम अन्ना ने कैबिनेट के 14 मंत्रियों को दोषी तो करार दे ही दिया है। जब पिछले साल रामलीला मैदान में अन्ना अनशन पर बैठे थे तो जन सैलाब उमड़ा था। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसी लहर उठी थी कि सरकार को लोकपाल के लिए एक विशेष सत्र बुलाना पड़ा। आज एक साल बाद अन्ना की मुहिम में वो बात नजर नहीं आ रही है। वो जनता जो अन्ना की आवाज बनकर सामने आई थी वो कहीं दबी सी नजर आ रही है। तो क्या टीम अन्ना अपने लक्ष्य से भटक गई है? उनकी जो मांगे हैं क्या वो व्यवहारिक हैं? और क्या जनता भी इस बात को समझ गई है? क्या टीम अन्ना वाकई अपने लक्ष्य से भटक गई है या लोग ही निराश होकर इनका साथ छोड़े जा रहे हैं? जानेंगे अपने मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गौरव गोयल, जो आवाज नाम की एनजीओ से जुड़े हुए हैं, राहुल भारतीय, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में बहुत एक्टिव हैं, विजय सहगल, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ललन सिंह बघेल, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के फिलॉसफी डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं। आप सभी का आज की इस चर्चा में स्वागत है। गौरव जी, मुद्दा वही है और वहीं दिल्ली में लोग बैठे हैं, अन्ना की पूरी टीम वहां पर बैठी है, लेकिन वैसा जो समर्थन नहीं मिल पा रहा। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के कुछ फैसलों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम हर चीज़ को संख्या के बल पे ना जोड़ें। किसी भी आंदोलन में जनसंख्या एक सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी रहेगा। लेकिन अगर हम ये सोचें कि अभी भीड़ कम है और आंदोलन ने गति नहीं पकड़ी, ऐसा नहीं है। अभी क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल जी बैठे हैं और उनकी टीम के मेंबर्स बैठे हैं, लोग अन्ना को फिर से कुछ देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में, जैसे अन्ना जी ने कहा कि शायद 29 तारीख से वो बैठेंगे और वैसा ही जन सैलाब दोबारा से उमड़ेगा, क्योंकि लोग चाहते हैं इस देश में एक इस बात से तो दो राय बिल्कुल भी नहीं है कि लोग चाहते हैं कि इस देश में भ्रष्टाचार कम हो। कल हमारे जो नए जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी अपने भाषण में सबसे पहले यही कहा कि भ्रष्टाचार कम होना चाहिए। ये उनकी अहम पहल भी रही। लेकिन टीम अन्ना का सबसे बड़ा सवाल उन्हीं पर है। देखिए, कई चीजों पे अगर हम कहें, मैंने अरविंद केजरीवाल जी को अभी एक लेटेस्ट सुना तो उसमें कहा गया कि एक जनीवा जैसे एक छोटे से देश ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी और कहा कि आप उस टाइम प्रणब मुखर्जी देश के विदेश मंत्री थे कि उस टाइम ये घोटाला, चीनी घोटाला हुआ है 2,500 करोड़ का, आप इस मंत्री पे अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाइए। एक छोटा सा देश ये चिट्ठी लिख के कहे तो कहीं ना कहीं इस भारत सरकार को भी सोचना चाहिए। आज तो वो राष्ट्रपति हैं, आज तो आप उन पे कोई केस नहीं चला सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये पावर नहीं देता है। लेकिन जो टीम अन्ना पहले कह रही है तो उसके बारे में गंभीर होकर हमें सोचना भी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि राहुल, आप इस मूवमेंट में लगातार एक्टिव रहे हैं और अभी जो अरविंद केजरीवाल का जो फैसला है उसमें उससे आप संतुष्ट नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले साल जो पूरा जनसैलाब उमड़ा वो इसलिए उमड़ा कि भ्रष्टाचार से हर कोई इस वक्त आहत है। और जो जन लोकपाल है वो आपको बताता भी है तरीका कि किस तरीके से भ्रष्टाचार खत्म या कम हो सकता है। जो अरविंद ने अब ये शुरू किया है अनशन 25 जुलाई से, इसमें इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मांग उठाई है एसआईटी बिठाने की, जो कि जरूरी है। क्योंकि सबको ये पता है, ये सब जानते हैं
कि भ्रष्टाचार तो बहुत ज्यादा लेवल पे, हाई लेवल के ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ये है कि अगर एसआईटी बैठानी है तो कोर्ट के पास क्यों ना जाए? हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। अरविंद खुद कह रहे हैं हमारे पास सीएजी की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है और भी हमारे पास एविडेंसेस हैं, तो हम क्यों ना कोर्ट में जाए? और वो ही एक प्रोसेस है। अरविंद का खुद अनशन पे बैठना, खुद अपने आप को परेशान करना, ये कहां तक जायज है? मैं रिप्रेजेंट करता हूं आईएसी को, नो डाउट, लेकिन अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो मैं चंडीगढ़ के लोगों की फीडबैक भी रिप्रेजेंट करता हूं और वो फीडबैक मैं अरविंद तक या पूरी टीम तक पहुंचाता हूं। लेकिन अगर वो फीडबैक नहीं सुनी जाएगी, ग्राउंड लेवल के जो लोग हैं उनकी फीडबैक नहीं सुनी जाएगी, और सिर्फ इसलिए कि हमारे को जन लोकपाल लेके आना है और 15 भ्रष्ट मंत्री इसको नहीं लेके आने दे रहे हैं, मैं अनशन में बैठा हूं, ये लॉजिकल नहीं है। लॉजिकल ये तब होता कि हम कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट के थ्रू डिमांड कर। मान लीजिए एसआईटी अगर आज सरकार बिठा भी दे, बहुत गंभीरता से समझने वाली बात है, अगर एसआईटी बिठा भी दे और वो एसआईटी होगी तो गवर्नमेंट के अंदर ही, और वो उनको क्लीन चिट दे दे 15 लोगों को, तो उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद भी तो हम कोर्ट में ही जाएंगे ना। तो व्हाई नॉट टू गो इनटू द कोर्ट एंड डिमांड फॉर एसआईटी थ्रू कोर्ट चैनल? वो एक ज्यादा अच्छा प्रोसेस, उसमें पूरी की पूरी जनता आपकी सपोर्ट में निकल के आती। अब कहीं पे दिशा नहीं दिख रही है। अगर आज अरविंद बैठ गए और गवर्नमेंट कहती है हम नहीं, जैसे कि आपको लग रहा है कि जो आंदोलन है वो दिशाहीन होता बिल्कुल जा रहा है। लोग कटेंगे। अगर आज जब बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, विजय जी आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मैं समझता हूँ जो बात आपने अभी टिप्पणी की है, बड़ी सही बातें, सटीक बातें कही गई, लेकिन मुझे भी ये प्रतीत होता है कि इस मुकाम पे पहुंच के कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आंदोलन बड़ी अच्छी शुरुआत के बाद बड़े अच्छे लक्ष्य को और मुद्दों को लेकर चलता रहा। अब लगता है कहीं थोड़ा सा दिशा भ्रमित हो रहा है। आप देखिए कि लोग जन लोकपाल की बात बड़ी जोरदार से, और पूरा देश आपके साथ खड़ा है, मैं पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन साथ साथ कुछ और चीजें भी जुड़ रही हैं। जैसे आज ही आप देखिए समाचारों में आ गया है, लोकसभा चुनावों पे हमारी नजर गई है। हजारे साहब ने कहा है, बड़े मान्य नेता हैं और उनको उनकी पूरी पैठ है, मैं भी उनकी इज्जत करता हूं, कि भाई हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के लिए जो उम्मीदवार चुने जाएंगे उसमें हमारी भूमिका रहेगी, हम अपने लोग खड़े करेंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि अन्ना की जो पूरी टीम है उसको एक नुक्ते पर फोकस करना चाहिए? बिल्कुल। हाँ जी, आपका नुक्ता बिल्कुल स्पष्ट हो गया। लगन, ये जो अभी जिस हालात में हम बात कर रहे हैं, ये मूवमेंट की लिमिटेशन है या सिर्फ टीम की लिमिटेशन है? मैं इसको 2 लेवल पे देखता हूं। यदि एक समाजशास्त्री और इसकी एक व्याख्या की जाए तो पूरा जो साल भर का आंदोलन है, इसका एक मनोविज्ञान है। निश्चित रूप से अन्ना ने वो नब्ज को पकड़ा था और लोगों के साथ उसका एक जुड़ाव पैदा हुआ था। क्योंकि अन्ना का आंदोलन एक करप्शन या उससे जुड़े हुए मुद्दों तक ही सीमित रखता है। वो जो ढांचागत समाज में परिवर्तन होने वाले मुद्दे हैं उनके साथ जुड़ते जरूर हैं, हाँ जरूर मिलाते हैं, लेकिन उसको अपना आंदोलन का हिस्सा नहीं बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बबल, जो बबल होता है, उसके एक लगातार रहने की जो संभावना है वो थोड़ी कम हो जाती है। पर मैं निश्चित रूप से भारती जी की बात से असहमत हूं। मैं मानता हूं कि कोर्ट और सामाजिक राजनीतिक आंदोलन दोनों अलग अलग है। मुझे लगता है सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन जनता की उस आकांक्षा को रिप्रेजेंट करते हैं, उस एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो लगातार होते रहने चाहिए। कोर्ट के दखल से सारे परिवर्तन हो, ये संभव नहीं है। मुझे लगता है सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन, अरविंद केजरीवाल पे कमेंट करना कोई बहुत समीचीन नहीं है कि वो अपनी दिशा ले सकते हैं, एक आंदोलनकारी हैं, लेकिन चूंकि चैप्टर से जुड़े हुए हैं तो भारती जी का अपना मत हो सकता है। लेकिन एक राजनीतिक आंदोलन के लिए वो कोर्ट पे डिपेंड करे हमेशा, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ जी, गौरव आप कुछ कहने वाले थे? मैं ये कहना चाहूंगा, ये बड़ा निराशाजनक है कि आज हमारे कद्दावर नेता रहे हैं अरविंद केजरीवाल और आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं। उनके बारे में ये कहना कि वो दिशाहीन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज जब वो बोलते हैं और बड़े तथ्यों के साथ बोलते हैं, फैक्ट्स के साथ बोलते हैं, और जैसा कि ललन जी ने कहा, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि हर चीज कोर्ट नहीं कर सकती। जयप्रकाश नारायण जी इमरजेंसी के बाद कोर्ट क्यों नहीं गए, पब्लिक में क्यों आए? क्योंकि हर चीज कोर्ट के
लेकिन जयप्रकाश नारायण और अरविंद केजरीवाल को अलग अलग देखना पड़ेगा। जयप्रकाश वो अलग नारायण दिख रहे हैं, सियासत करते बिल्कुल, थे बिल्कुल। और वो पार्लियामेंट, ठीक है, ये कहना ये बड़ा अच्छी बात है, सरकार भी बनाना ये कहना कि अरविंद केजरीवाल का या अन्ना जी का ये कहना कि ठीक है हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि देश की राजनीति ठीक हो, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी चाहते हैं, मैं एक वकील हूं, मैं चाहता हूं कि ठीक है मैं राजनीति में नहीं जा सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे राजनेता अच्छे हों। हमारे जितने भी एमपी हैं 500 एमपी, वो सारे के सारी जनता तो एमपी बन नहीं सकती है, लेकिन हम चुन के भेजते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे अच्छे हों। तो मैं कहना चाहूंगा चीनी लगी बातें अगर हम ना कहें, क्योंकि चीनी लगी बातें बहुत सारे लोग कहते हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। सही बात को सही कहना बहुत जरूरी है और गलत बात को गलत कहना बहुत जरूरी है। इस मूवमेंट में 2 साल से मेरे ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता और पूरा देश इस मूवमेंट के साथ जुड़ के चला। जन लोकपाल बिल की बात जब तक आएगी पूरे का पूरा देश निकल के आएगा। मैं आज फिर कह दूं, इस मूवमेंट के खिलाफ नहीं है कोई भी। सब लोग ये चाहते हैं कि इस मूवमेंट के अंदर जो एक मुद्दा उठा जन लोकपाल बिल का, वो आना चाहिए। जो कानून की बात हुई थी, क्योंकि उस कानून के आने के बाद जो भ्रष्टाचार कम होने में बहुत बड़ा सहायक, और अल्टीमेटली हमारा रोल यही है कि हम जो हमारे सांसद हैं उनको ये बताएं कि हम लोग ये चाहते हैं। लेकिन अगर हम डिक्टेटरशिप करनी शुरू कर देंगे, अगर हम ये कहना शुरू कर देंगे कि भ्रष्टाचारियों तुम अपने खिलाफ पुलिस बिठाओ, अपने खिलाफ एसआईटी बिठाओ, कौन बिठाएगा? तो इसमें कहीं ना कहीं जो एक हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है उसको अपनाना पड़ेगा। अदरवाइज क्यों रिसोर्सेज और टाइम को क्यों वेस्ट करना? जन लोकपाल बिल की मांग आज खड़े करें अन्ना दोबारा से, और जो कि है, अगर वो दोबारा से खड़ी होगी दोबारा से वो सड़कों में निकल के आएंगे। आज जो आप अभी मीडिया पे इस बात पे भी राहुल अभी सवाल है कि अगर जन लोकपाल की बात होगी उस पर लोग वैसे निकल के आएंगे जैसे पहले निकल के आए थे, क्योंकि वैसा दोहराव दोबारा नहीं हुआ जैसा एक बार हुआ था। ललन, आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि सभी राजनीतिक सामाजिक जो आंदोलन होते हैं उनकी एक धार होती है। उस धार में वो सैलाब उमड़ कर आता है, और पिछले साल दिखा इन्हीं दिनों में। पर आज हम कोई उसी तरह का दमखम भरें, हो सकता है उसकी दिशा किसी और तरफ जाए। तो जो जनपाल लोक बिल है, कानूनी लड़ाई केवल नहीं है, वो एक राजनीतिक लड़ाई है। और उस राजनीतिक लड़ाई को मुझे लगता है लगातार लड़ते रहना चाहिए। और जेपी के आंदोलन को भी आज हम केवल एक पड़ाव के रूप में नहीं देखते हैं, उसके बीच और उसका गहरे है। जेपी का आंदोलन और इस आंदोलन में जो फर्क है वो एक नुकाती प्रोग्राम नहीं था। जेपी का आंदोलन निश्चित रूप से एक सामाजिक, राजनीतिक और पूरा बहुत सारी विविधता, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन था। और यहाँ पे संपूर्ण क्रांति का आंदोलन नहीं, जैसे कि मैंने पहले ही वक्तव्य में आपके साथ रेखांकित किया कि एक ऐसा आंदोलन है जो करप्शन को पकड़ता है। राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन जो ढांचागत विषमताएं हैं हमारे समाज में, उनको अंडरलाइन नहीं करता है। और मैं क्रिटिकल नहीं होना चाहता हूं, पर निश्चित रूप से ये जरूर कहना चाहता हूं, बात कही है वो काफी क्रिटिकल। मुझे ऐसा लगता है इस सारे को देख के कि लगभग 1 साल से हम सारे लोग लगे हुए हैं। आज एक बहुत बड़ा यू टर्न मारा गया है। जब तक किसी की जरूरत हमें लगे कि नहीं, हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके नाम से हमें जनता का सपोर्ट मिलेगा, तब तक उनका फोटो हर जगह आगे रहता था। और आज अगर संख्या नहीं है तो उनको छोड़ दीजिए, वो अकेले पड़ जाएं, ऐसा नहीं। आज भी गौरव कोई अमेरिका का जन लोकपाल के बिल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक जन लोकपाल के बिल के साथ एक ऐड कर दिया कि जो हमारे भ्रष्ट मंत्री हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसमें गलत क्या मांगा उन्होंने? राहुल, 1 मिनट में आपके पास वापस आऊंगा। अभी समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम ये चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सरकार के खिलाफ टीम अन्ना के अनशन की। राहुल जी, आप कह रहे थे कुछ? मैं ये कह रहा था कि अनशन से या फिर आंदोलन से किसी ने अपने आप को दरकिनार नहीं किया है। हर व्यक्ति आज भी इस आंदोलन के साथ जुड़ा है। मैं फिर से सभी सुनने वालों को और आप सभी को कहना चाहूंगा, जब अन्ना जन लोकपाल बिल के लिए हुंकार भरेंगे, हम सभी लोग जन लोकपाल बिल के लिए जुड़े थे कि एक अच्छा कानून बने, लेकिन इसलिए नहीं जुड़े। एक बात छोटी सी बात है। मेरी तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल डिक्टेटर हैं, दूसरी तरफ आप एक ही व्यक्ति का नाम लिए जा रहे हैं कि हम सिर्फ उन्हीं के साथ जुड़ सकते हैं। मैं उसी पर ही आ रहा हूं। जन लोकपाल बिल के लिए सब लोग जुड़े, चाहे उसके लिए अरविंद ने आवाज की, चाहे अन्ना ने की, चाहे किरण बेदी ने की, चाहे किसी ने भी आवाज की, सब जन लोकपाल के लिए जुड़े। लेकिन मैं उसी पे आ रहा हूं। लेकिन अगर उसी टीम में से कोई एक अलग विचारधारा लेके आ जाए, जिसके कोई सर पैर ना हो, जिसका कोई बेस ना हो, क्योंकि आप ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि क्या कोई भ्रष्टाचारी अपने खिलाफ एसआईटी बिठाएगा? हम मांग कर रहे हैं, बिल्कुल होनी चाहिए, एसआईटी होनी चाहिए, लेकिन जो प्रोसेस है, जो इजी प्रोसेस है,
जो अफेक्टिव प्रोसेस है वो क्यों ना अपनाया जाए? वाई टू सिट ऑन अनशन कि मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा अगर खिलाफ अनशन नहीं तो होगा। क्या मैं एक बात कहना चाहूंगा, तो क्या कोई भ्रष्टाचारी नेता अपने खिलाफ जन लोकपाल बिल बनाना चाहेगा? क्या वो बनाएगा? नहीं, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा। मुझे लगता है आंदोलन और अनशन करने का हक हर इंसान को होना चाहिए, चाहे वो अरविंद बिल्कुल कोई भी केजरीवाल साहब हो, लेकिन साथ साथ केजरीवाल साहब की आलोचनात्मक दृष्टि से देखा भी जाना चाहिए। ठीक है, ये समझना जरूरी है कि अनशन से आपको एटलीस्ट उसका मुद्दा क्या है, उसकी आपका आउटकम क्या है। अगर आप लोगों की सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो लोग आपके साथ किसी आशा के साथ आते हैं कि आप मैं सपोर्ट करने जा रहा हूं तो इससे कि आउटकम निकलेगा। इस आउटकम की कोई डेफिनेशन, कोई एक टाइमलाइन तो हो। इसकी कोई टाइमलाइन तो किसी की कुछ भी नहीं हो सकती। मुझे नहीं लगता कि आंदोलन टाइमलाइन पे तय कर सकते, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आंदोलन तो स्वतः स्फूर्ति से निकलते हैं। मुद्दों को टाइमलाइन की बात नहीं कर रहा हूं। इसमें मैं एक बात जो इनकी बात से निकलती है और इन्होंने भी संकेत दिए हैं कि एक आंदोलन, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, गांधी के स्वराज आंदोलन, देश को आजाद कराए, विनोबा भावे का कितना बड़ा हमारे सामने एक मिसाल है। एक मैं स्थगित करना नहीं कहता कि आंदोलन चला फिर रुक गया, फिर चला फिर रुक गया, फिर हम फिर विचार किए, तो उससे उसकी जो मारक शक्ति है, ये जोड़क शक्ति है, जोड़क शक्ति है, जैसे ये कह रहे थे कि लोगों को साथ लेके जोड़ने की ताकत है, वो थोड़ी बिखरती है। लेकिन उनकी जो जोड़क शक्ति है उसमें एक जो अहम नुकता वो ये है कि वो एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने की बात कर रहे हैं कि हमें ऐसा बिल्कुल करना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है भ्रष्टाचार। इसमें जैसे ललन ने शुरू में कहा कि जो हमारी सामाजिक भीषणता है, शुरू में बहुत सारे लोग अलग अलग बैकग्राउंड वाले आए, जैसे शर्मिला अरोम ने आके हमायत की, मोदी ने हमायत की, इवन माओइस्ट जो तरफ के लोग हैं उन्होंने हमायत की, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी जो हमायत है और उनकी जो डेफिनेशन है भ्रष्टाचार चाहता हूं, वो कैसी है? ये समीचीन होगा कि नहीं होगा इस बहस के लिए, लेकिन मैं जोड़ना चाहता हूं, जैसे एक अन्ना समिति के, अन्ना आंदोलन के एक व्यक्ति किसी एक मुद्दे पे जहां हम बहुत ज्यादा विकार पाल के रखते हैं, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में बात करते हैं, अलग थलग पड़ जाते हैं, उनकी पिटाई हो जाती है। मुझे लगता है यही अन्ना आंदोलन की कमी है, क्योंकि वहां पे अगर एक सज्जन प्रशांत भूषण किसी चीज पे से लेते हैं, उनसे दुराव हो जाता है कि वी डोंट हैव एनी कनेक्शन। तो मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन विचारधाराओं का समन्वय होता है, बहुत तरह की विचारधारा होती है, वहां पे थोड़ा सा आंदोलन कुंद पड़ता है। मेरे जैसे आदमी, ललन जी ने कहा वो 100% सत्य है। अगर कोई डिफरेंसेस हैं, देखिए इतना बड़ा आंदोलन में ये 5 लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट थे, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे जी, किरण बेदी जी, आप इंपॉर्टेंट लोग थे। अगर आप देश की जनता को ये दिखाएंगे कि हमारे विचार एक जैसे नहीं है, तो आंदोलन ने गति कम करी है, इसमें भी दो राय नहीं है। ये आंदोलन बिल्कुल खत्म होने के कगार पे भी पहुंच जाएगा। अगर आपस में कोई डिफरेंसेस हैं, हमें बंद कमरे में बैठ के ये बातें करनी चाहिए। सिर्फ डिफरेंसेस का मसला नहीं है, जो भ्रष्टाचार की हमारी व्याख्या है उसका भी मसला आएगा कि वो क्या इतनी ही कीमत रहेगी। जो डिमांड रखी गई है, भाई साहब ने पहले भी कहा, अगर एसआईटी हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ, भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई हो, कोर्ट्स पहले भी ऐसे हजारों मैटर्स कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। आपके पास सबसे बड़ा एग्जांपल है कि सरकार ने, आज की वर्तमान सरकार ने सील्ड इन्वेलप में उन 25-26 लोगों का नाम दिया जिनका काला धन पड़ा है। क्या कोर्ट ने उसको जागिर किया? क्या कोर्ट ने उसको पब्लिकलाइज किया? नहीं किया। मेरा क्वेश्चन है, एसआईटी की मांग उठी है, कौन बिठाएगा एसआईटी? सरकार खुद बिठाएगी? मेरा सबसे पहले क्वेश्चन आप सभी से यहाँ बैठे हुए हैं, क्या 15 दागी मंत्री जिनके खिलाफ बात हो रही है, क्या वो अपने खिलाफ एसआईटी बिल्कुल भी नहीं बिठाएगी? अगर वो एसआईटी नहीं बिठाएंगे, अगर वो एसआईटी नहीं बिठाएंगे, सरकार अरविंद अपनी कुर्बानी क्यों दे? अरविंद अपनी कुर्बानी क्यों दे? एक मिनट में बात रखा हूं। सरकार हमेशा जनता की आकांक्षाओं में खरी नहीं उतरती है, लेकिन जनता, आंदोलनकारी अपना आंदोलन छोड़ दें। मुझे लगता है वी आर नॉट अपीलिंग टू गवर्नमेंट, वी आर अपीलिंग टू द पीपल। पीपल मींस जनता, जन आंदोलन को अपील कर रहे हैं। तो एसआईटी की मांग करना, ऐसी बहुत सी मांग करना, मैं तो कश्मीर के मुद्दे पे भी मांग करना उनका राइट है। एसआईटी की मांग से मना नहीं हो रहा है, आप समझने की कोशिश कीजिए। एसआईटी की मांग से मना नहीं हो रहा है, लेकिन आप जिनसे मांग कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि वो बिठाएंगे? अगस्त उन्हीं से मांग कर रहे हो के पहले कभी नहीं लगता था कि पार्लियामेंट रात तक चलेगी, लेकिन वो घटना घटी, वो ऐतिहासिक घटना घटी, क्योंकि आंदोलन की ताकत थी। वो देखिए, अन्ना हजारे जी अनशन पे बैठे, अन्ना जी ने कहा कि मैं अनशन करूंगा और तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक जन लोकपाल बिल पास ना हुआ। जन लोकपाल बिल क्या पास हुआ?
अनशन खत्म करना पड़ा। लेकिन वो एक हिस्टोरिक बात है हाँ, कि एक और कमेटी historic- बनाएगी जिसमें 10 लोग पार्लियामेंट से उसके बाद 5 लोग उसके बाद भी धरने हुए, अन्ना जी के नेतृत्व में धरने हुए, लेकिन क्या अभी तक जन लोकपाल बिल बना? अगर ये कहना कि नहीं ये चीज हमें 100% दो, हम तभी बैठेंगे, फिर तो सरकार आपको कुछ देने नहीं लेकिन वो अपने आप में एक प्राप्ति तो पक्की मानी जाएगी कि कमेटी में 5 लोग अगर बाहर से आते हैं जो पार्लियामेंट से नहीं है। राहुल, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, इस आंदोलन ने बहुत बड़ी एक दिशा दी है। हर व्यक्ति को ये समझाया है कि अगर कहीं पर कोई भी एक ऐसी चीज जो आम आदमी को छूती है, अगर आप इकट्ठे होकर आओगे तो सरकार को या किसी को भी आप अपनी बात सुना सकते हो, और सुनाने के बाद आप उनसे ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप उनकी बात को पूरा किया जाए। लेकिन डिक्टेटरशिप या फिर कोई भी एक ऐसी चीज जो कि पॉसिबल नहीं है या फिर उसका कोई वे आउट दूसरा है, उसको अगर आप डिक्टेट करना शुरू कर दोगे तो वो किसी के वो एथिकल चीज। इस बात में मैं ऐड करना चाहूंगा, अन्ना जी जब पहली बारी अनशन पे बैठे तो बार बार ये न्यूज आई, सबने कहा, अरविंद जी ने कहा, किरण जी ने कहा, हमने तो अन्ना जी को मना किया था बैठने के लिए, आप अनशन मत करिए, लेकिन अन्ना जी नहीं माने, तो क्या इसका मतलब अन्ना जी डिक्टेटर हो गए? क्या अन्ना जी हिटलर? और अब आप जो बात कर रहे हो, मैं इस मूवमेंट के पूरे समर्थन में रहा हूं और शुरू से इस मूवमेंट से काम कर रहा हूं। मैं इस मूवमेंट के खिलाफ नहीं है, मैं इस मूवमेंट के खिलाफ नहीं हूं, इस पूरे मूवमेंट के साथ आज भी दिल के साथ जुड़ा हूं। और मैं यहां पर इसलिए नहीं बैठा हूं कि मैं मूवमेंट के खिलाफ बात कर रहा हूं, मैं अरविंद के बारे में बात कर रहा हूं। अरविंद अपनी जान की बाजी क्यों दे और ऐसी डिमांड क्यों रखे जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। जन लोकपाल बिल जब जनता के पास जाकर पॉलिटिक्स की जाती है, जब जन आंदोलन खड़े किए जाते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के और हम एसआईटी मांगना ठीक है, एसआईटी मांगना ठीक है, लेकिन उन्हीं से मांगना जो कि खुद भ्रष्टाचारी है वो गलत है। जन लोकपाल को भी छोड़ देना चाहिए। मुझको लगता है हम एक तरह से लोकपाल विधेयक के मसौदे की तरफ पहुंच गए। अब देखिए उसमें सीबीआई कितने विवाद थे ना दोनों पक्षों में कि सीबीआई आपके महतहत रहे या न रहे, प्रधानमंत्री उसके तहत आए ना आए। तो ये जो बात अभी बात चल रही थी वो ये है कि जो उसका थ्रस्ट कायम हुआ है, अब पार्लियामेंट की विशेष बड़ी देर तक कार्रवाई होती रही, जरूरत इस बात की कि उसको और आगे ले जाया जाए। मैं एक और मुद्दा इसमें जोड़ता हूं, अब स्वामी रामदेव वो भी आ गए। पहले ये लगता था स्वामी रामदेव अलग हैं, बाद में आ गए। इतने अच्छे आंदोलन के साथ एक जुड़ना कोई बुरी बात नहीं है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये कोई डिक्टेटरशिप की बात नहीं है। ग्रास रूट लीडर, अन्ना हजारे ग्रास रूट लीडर हैं, मैं तो उनको बहुत पहले से देखता पढ़ता रहा हूं। तो आपको पूरी आजादी है अपनी बात कहने की, अपने को अभिव्यक्त करने की और सरकार का विरोध करने की, अपनी चीजें मंशा करने की। तो मैं अभी भी ये समझता हूं कि इसको दिशाहीनता न भी कहें, लेकिन इस आंदोलन को सही पटड़ी पे ले जाने की जरूरत है। हाँ जी, ललन, एक बात जो शुरू से होती रही है, एक आशंका रही है कि क्योंकि ये आंदोलन ढांचागत भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा है तो ये इसकी अपने आप में सीमा है। क्या वो सीमा अपने आप को प्रकट कर रही है या सिर्फ लीडरशिप का क्राइसिस है? मैं इसको दो तरह से देखता हूं। यदि एक समाजशास्त्री ढंग से इसकी आलोचना या व्याख्या की जाए तो कोई भी आंदोलन जब जन सैलाब को लेके आता है तो कहीं ना कहीं उसका एक मनोविज्ञान होता है। लोगों ने जुड़ाव महसूस किया, हर व्यक्ति को जल्दी होती है कि जल्दी से ये हो। साथ साथ मैं ये जोड़ना चाहता हूं, यदि इस आंदोलन को आगे जाना है तो कहीं ना कहीं इसको ज्यादा लोकतांत्रिक होना पड़ेगा, जनतांत्रिक होना पड़ेगा। प्रतीकों से काम नहीं चलेगा। अन्ना हमारे प्रतीक हैं, लेकिन अन्ना की ऊर्जा की एक सीमा है। अरविंद केजरीवाल प्रतीक बन जाते हैं, पर अरविंद केजरीवाल के आंदोलन की यदि कोई आलोचना कर रहा है तो उस आलोचना से भी हमें सीखना चाहिए। मुझे लगता है कोई भी आंदोलन लंबे समय तक तभी सस्टेन कर सकता है और अपने रिजल्ट निष्कर्षों तक पहुंच सकता है यदि वो आलोचनात्मक दृष्टि का अपने अंदर समावेश करे। और अन्ना के आंदोलन की एक सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी सीमा यही रही है कि वो एक सैलाब तो पैदा कर दिया, लेकिन लगातार बहुत से मुद्दों पर उन्होंने अपने आप को ही बांट के रखा। मसलन जैसे कश्मीर का मुद्दा आया जो मुझे छू के जाता है, वहां पे उन्होंने एकदम अछूतों जैसे व्यवहार किया जो कि अपने आप में काफी निराशाजनक है। वहां पे हमें उम्मीद थी कि वो कहते कि ठीक है ये प्रशांत भूषण का मत है, लेकिन ये भी समाज का एक मुद्दा है, हमारे हमको छूता है, हमको बहुत ही टची बना देता है, पर भी ये एक समस्या है, इस समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे, साथ में नॉर्थ ईस्ट का भी मुद्दा है। हिमायत किया, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी जो करप्शन है वो अलग ढंग की है। अगर हम इस मूवमेंट को आगे लेके चलना चाहते हैं, अरविंद जी, जितने भी लोग हैं, अन्ना जी, ठीक है, अन्ना जी बहुत बड़े नेता है, उनके अंडर ये मूवमेंट होना चाहिए। आपस में आप बैठे बात करें,
एक डेट्स आप डिसाइड करें, एक जो भी कोई आपका प्रवक्ता हो या जो भी बात का आप एक जैसी बात कहें। अगर हम 5 लोग अलग अलग या 10 लोग अलग अलग बात करेंगे तो वो जो मूवमेंट की गति है वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगी और उसको तेज करना। और मैं आपको बता देता हूं, जन लोकपाल बिल आप उन्हीं से लेना चाहते हैं जो भ्रष्ट हैं लोग। हमारा ये कहना है कि हम सांसद में भ्रष्ट लोगों को भेजते हैं, हम उन्हीं से मांग रहे हैं वो चीज, तो क्या वो देंगे? वो तो देने को लिए आपने देखा वो, हमने देखा वो ड्रामा। उसी के लिए तो जनशक्ति आगे जा रही है। गौरव, यहीं पे बात है कि जो प्रतिरोध होगा, जो राजनीतिक आंदोलन बनेगा वो जनता से बनेगा। जनता से जो जिनके हित हैं, जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो कभी भी अपने आपको देने वाले नहीं, आपके हवाले कोई चीज करने वाले नहीं। करने वाले। यही एक लोकतंत्र का तकाजा है, यह खूबी है कि जब उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता है तो दे कांट डू अवे एनीथिंग। देखिए, सरकार के पास हजारों चीजें हैं। लोकतंत्र का तकाजा है वो ये भी है कि कम से कम मुद्दों पे बहुत खुले दिल से बात की जाए। आप सभी आज की इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भ्रष्टाचार से पूरा देश त्रस्त है, शायद तभी पिछले साल टीम अन्ना के साथ जनसलाब जुड़ गया था। आज साल बाद मुद्दा उतना ही गंभीर है, लेकिन टीम अन्ना के तौर तरीके वो जन आंदोलन फिर से खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। शायद कहीं कुछ छूट गया है या फिर टीम लक्ष्य से भटक गई है। आज इतनी बातें एक साथ हो रही हैं कि असल मुद्दा कहीं गुमसा हो गया है। सवाल यह भी है कि क्या सरकार इस आंदोलन को विफल करने में सफल रही है या फिर ये आंदोलन अपने ही बोझ तले दब रहा है। इसी के साथ हम आज का प्राइम खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।